हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों ध्यान दीजिए, आज से नई शुरुआत इन द सेंस अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए सब कहीं न कहीं आधा टॉपिक पर बनाए। जैसे मैंने गणित का बना दिया, बेसिक गणित पे बना दिया, या समास पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दिया। वैसे ध्यान दीजिए, आज से इस शुरुआत का ये मतलब है कि आज से हम आप सभी को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे और हाँ, गणित का भी सेशन लेकर चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम 2026 से 27। जो लोग 2027 में बोर्ड परीक्षा देंगे उनके लिए ये सिलेबस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हम ये बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान में कितने चैप्टर हैं और कैसे उनको पढ़ना है, ताकि 100 में आउट ऑफ 100 बने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 में आउट ऑफ 100 कैसे लेकर आया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 100 में 100 आप लाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सभी की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप सामाजिक विज्ञान में अच्छा खासा नंबर लेकर आना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में 4 भागों में पढ़ना पड़ता है, 4 भागों में पढ़ना पड़ता है, और आई थिंक इससे आप पीछे भी परिचित होंगे जरूर। तो ध्यान दीजिए, पहला है आपका जो पार्ट आता है, पहला आपका इतिहास का पार्ट आता है, दूसरा आता है भूगोल का, तीसरा आता है नागरिक शास्त्र का, चौथा आता है अर्थशास्त्र का। और ध्यान दीजिए, कुछ राइटर लोग 5वें भाग का भी वर्णन करते हैं, जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। लेकिन बट यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ किताबों में राजनीति को हटा दिया जाता है, क्योंकि राजनीति का जो हिस्सा होता है उसे जोड़ लिया जाता है इसमें नागरिक शास्त्र में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो राजनीति का पोर्शन है इसका हम अलग से आपको पढ़ाएंगे, तो इस बात को ध्यान दीजिए, जिसमें हम बेसिक चीज़ें आपको संविधान के बारे में पढ़ाएंगे और बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में पढ़ाएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस न हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री, भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, नागरिक शास्त्र को सिविक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, बाकी इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। तो इन चीज़ों को आप सभी को सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी कक्षा 10 में नए आए हो, तो पहले आपको ये सब समझना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इतिहास के पोर्शन में जो सबसे पहला चैप्टर आता है, जिसका नाम है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पूरा तो नाम नहीं लिखे हैं चैप्टर का, बिकॉज हमारे पास ये जो बोर्ड की कमी है, इस वजह से आप समझ सकते हैं। तो जो इतिहास का पहला चैप्टर आता है वो आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो वहाँ पर कंप्लीट जानकारी देंगे कि आखिरकार राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, राष्ट्रवाद को लेकर कितने आगे तक जाया जा सकता है। इन सभी का कंप्लीट जानकारी हम आगे आप लोग को देंगे जब पढ़ाएंगे तब। और दूसरा जो चैप्टर आता है दोस्तों, वह होता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। वह होता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आखिर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं यूरोप को देखकर ही भारत के लोग भी जागे हैं। ऐसे समझो कि जागना का सेंस मतलब पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागना, फिर से जागना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को देखकर ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, ऐसा कुछ राइटर बताते हैं। तीसरा चैप्टर आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण विश्व का बनना। भूमंडलीकरण विश्व का बनना, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, विश्वव्यापीकरण के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा होता है। तो ये आपका होता है तीसरा चैप्टर। अब किसी किताब में चौथा चैप्टर लिखा रहता है दोस्तों, औद्योगिकरण या औद्योगिक युग। तो ध्यान दीजिए, वो हम आपको पढ़ाएंगे। अब जो दूसरा पोर्शन आता है भूगोल, तो भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी, कुछ लोग जियोग्राफी, सबका अलग अलग अपने हिसाब से पढ़ने का वो टाइटल होता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। इसमें जो पहला चैप्टर आता है दोस्तों, उसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यदि कोई है भूगोल का तो संसाधन एवं विकास से ही आता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन संसाधन एवं विकास से ही बनते हैं। अगला जो आता है दोस्तों, वहाँ पर जल संसाधन आता है, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि ऐसा बताया जा रहा था कि 2025 में जल की कमी हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी पर 3/4 3/4 हिस्सा जल ही है।
इतना पर्याप्त जल है, पर ये जल जो है पूरा का पूरा जल पीने योग्य नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और जो तीसरा चैप्टर आता है दोस्तों वो होता है आपका कृषि। चौथा होता है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। पांचवा जो आता है विनिर्माण उद्योग। छठवां चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये भी चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बाकी यदि आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप 100 में आउट ऑफ 100 लेकर आना चाहते हैं, कहने का मतलब 70 में 70 लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा आपके स्कूल की तरफ से। तो 70 में 70 यदि आप लेकर आना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको स्मार्ट तरीके से अध्ययन भी करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से आप सभी को पढ़ना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अगला चैप्टर आता है वो लोकतंत्र और विविधता आता है, लोकतंत्र और विविधता। और जो अगला चैप्टर आता है लिंग धर्म और जाति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लोकतंत्र और विविधता अलग चैप्टर है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम तो ये अलग चैप्टर है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अभी हम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या होती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का परिभाषा यह कहता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लोगों के द्वारा उसे प्रसारित किया जाए, ऐसे समझो, वही होता है लोकतंत्र। तो पहले चैप्टर में पढ़ना लोकतंत्र और विविधता, और आगे जाके पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम, आखिरकार उसका रिजल्ट क्या आया, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। डेमोक्रेसी। अगला चैप्टर आता है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन नाम से क्लियर है कि जनता का संघर्ष और जनता का ही आंदोलन। जन मतलब होता है जनता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं मानता हूँ कि आप कक्षा 10 में भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों को आप समझो कि कहीं न कहीं यार को रिलेट कर रहा है, ये चीज़ें को रिलेट कर रहे हैं खुद में। मैं मानता हूँ कि यदि आप चैप्टर का जो सेंस है वो समझ गए तो 99% तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको सबसे पहले सेंस ही समझना है। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे जो आपका पोर्शन आता है वो आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो पहला चैप्टर आता है, ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र का थोड़ा हम आपको मतलब बताएं दोस्तों। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होती है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अर्थशास्त्र का मतलब होता है जो धन से संबंधित ज्ञान होता है वही होता है अर्थशास्त्र। जो धन से संबंधित ज्ञान होता है वही होता है अर्थशास्त्र। इसमें पहला चैप्टर आता है विकास। आपको विकास पढ़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ विकास किसी पर्सन का नाम नहीं है, विकास यहाँ डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो कई बार स्टूडेंट पढ़ता है कि विकास मतलब इसमें विकास किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, नहीं, इसमें किसी पर्सन के बारे में अध्ययन नहीं करना है, विकास डेवलपमेंट वाला विकास है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, इतना तो खैर आप लोग जानते ही होंगे। आगे आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगला चैप्टर आता है मुद्रा और साख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ध्यान दीजिए, कई बार इससे प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। ध्यान दीजिए, इसमें एक आता है IMF। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को आप समझिए, मुद्रा और साख, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। साख मतलब वही बैंक से रिलेटेड होता है। आगे जो चैप्टर आपका आता है दोस्तों उपभोक्ता अधिकार, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। उपभोक्ता अधिकार, ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा है आपका सिलेबस कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का। बट इसमें आप मैपिंग को मत जोड़िएगा, क्योंकि मैपिंग अभी आपका बाकी है, और जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें मैपिंग का भी जोड़ेंगे। तो ये आपका कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस था, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हम कल से आपका शुरू से लेके अंत तक चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर हम आप सभी को पढ़ाएंगे दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप सभी को पता है कि यूरोप एक क्या है, महाद्वीप है। तो उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, आखिरकार राष्ट्रवाद का उदय कौन करता है, इन सभी की कंप्लीट जानकारी आप सभी को हम बताएंगे। अगले नंबर पे जो पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आप कई लोगों की विचारधारा को पढ़ेंगे। बाकी ऐसे करके हम इन सभी का कंप्लीट टीचिंग करेंगे, ऐसे समझो। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को लेकर, और जिसमें हम आप सभी को बताएंगे कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है और उसका उदय क्यों हुआ, कारण क्या था, उसके परिणाम क्या हुए। इन सभी की कंप्लीट जानकारी अगले वीडियो में हम देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, सेशन यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।